हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम अंतःक्रियावादी थिंकर मीड को पढ़ेंगे और डिटेल में A to Z सारी चीज़ें इनके बारे में सरलता से जानेंगे। ठीक है, तो उसके पहले मैं ये बता दूँ कि इस समय बच्चे जो हैं पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं हैं। बहुत से बच्चे, उनको लग रहा है कि समय मिल गया है तो हम आराम से खरगोश की तरह बैठ के आराम कर लें, और जो कछुआ है जो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा है वो धीरे धीरे जीत जाता है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोग जो हैं उनका सक्सेसफुल होना ये कोई गारंटी नहीं ले सकता। ये मतलब होगा कि नहीं होगा कोई नहीं कह सकता। कारण क्या है कि अक्सर बच्चे होते हैं 1 नंबर का रोनर होते हैं। उनको लगता है कि काश कुछ दिन और मिल जाते तो मैं ये पढ़ लेता, मैं वो पढ़ लेता, मैं ये कर लेता। ठीक है, वही समय आपको मिला हुआ है और इस बार यदि आपने क्वालिफाई कर लिया तो आगामी होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आप अप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, आपको यूजीसी नेट की परीक्षा में अपने श्योरिटी को लाने के लिए दिन रात बस लगे रहना है। ठीक है, आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, परसों अरे अभी तो बहुत टाइम है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं। यही कारण है कि कम बच्चे क्वालिफाई होते हैं। जो क्वालिफाई होते हैं वो लोग दिन रात लगे रहने वाले बच्चे होते हैं। लेकिन निरंतरता से इस समय यदि आप 4 घंटे भी रोज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि समय है परीक्षा में, तो आपकी सक्सेस श्योर है। ठीक है, लेकिन यदि आप एकदम से सोच लेंगे अरे चलो छोड़ो मूवी देख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि कोई नहीं कह सकता कि आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। वो भगवान भरोसे है सब। ठीक है, तो बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वालिफाई हों और आपकी सक्सेस आपको ज़रूर मिले, क्योंकि सक्सेस ना मिलने से काफ़ी दुख होता है लोगों को। और उस समय आपको ये एहसास होगा कि जो हमको समय मिला था हम यूटिलाइज़ नहीं किए होते तो हमारे साथ ये होता है वो होता। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि 1 नंबर से कोई बंदा बाहर हो जाता है, कोई अंदर हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो निरंतर लगातार लगा हुआ है वो तो हो जाता है, और जो खरगोश की तरह बैठ के आराम कर लेता है तो उसका वही 1 नंबर का रोना कई सालों से लगा रहता है। तो बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप लोग निरंतर प्रयास कीजिए, बीच में आप अपनी स्टडी को ब्रेक मत लगाइए। ठीक है, समय मिला है तो उसको और यूटिलाइज़ कीजिए JRF में और भी ज़्यादा अच्छे से। या नेट को छोड़िए, JRF के पीछे आप पढ़िए कि अब इस बार तो JRF लेना है और टाइम मिल गया है। तो जब पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे, पॉजिटिव करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। तो देखिए, मैं तो केवल कह सकती हूँ, मैं आपकी जगह नहीं ले सकती। मैं आपको बोल सकती हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, और आप उससे कितना फ़ायदा उठाते हैं यह आपका व्यक्तित्व है। ठीक है, सोशियोलॉजी तो बोलता है ना कि चीज़ें सबको मिलती हैं, लेकिन कोई होता है उसी चीज़ को लेकर टॉप कर जाता है, कोई होता है कि नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसका व्यक्तित्व होता है, उसके व्यक्तित्व ने कितना अडॉप्ट किया। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट। तो आपका व्यक्तित्व जैसा हो आप मेरी बातों को अडॉप्ट कीजिए, सफल होइए। ओके, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। हर्बर्ट मीड का जन्म जो है वो 1863 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है वो 1931 में। ठीक, ये इनको जीवन मरण का चक्र है, याद रखिएगा। और ये शिकागो संप्रदाय के थे। शिकागो संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय था जिसमें नगरीय जीवन की समस्याओं, नगरीय जीवन के संगठन और उसके बारे में गहनता से अध्ययन किया जाता था। ठीक है, नगरीय जीवन का विश्लेषण इसमें किया जाता था। तो शिकागो संप्रदाय से रिलेटेड थे और ये अमेरिकी समाजशास्त्री थे। और शिकागो स्कूल जो था उसकी स्थापना एल्विन स्टमाल ने की थी। ठीक है, और हर्बर्ट मीड अमेरिकी थे और शिकागो स्कूल भी अमेरिका में था। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और सांकेतिक अंतःक्रियावाद या फिर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या है, तो इसको आप बेसिक थोड़ा सा समझ लीजिए। सांकेतिक यानी कि संकेत के माध्यम से हम जब अंतःक्रिया करते हैं तो उसको हम सांकेतिक अंतःक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्लास में बहुत शोर हो रहा है और हम क्लास में गए, जाने के बाद हमने एक उंगली उठाई और अपने ओठों पर रख ली, तो सारे बच्चे समझ जाएंगे कि हमको चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से नृत्य की मुद्राएं होती हैं। आपने देखा होगा कि जो नृत्यांगना होती है वो कुछ बोलती नहीं, वो जब क्रोध की बात होती है तो आंखें बड़ी कर लेती हैं। ठीक है, डर की होती है तो वो थोड़ा सा सहम जाती है। ठीक, उस तरह से लोगों को दिखाती है कि मैं डर गई हूँ और मैं क्रोधित हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। ये सारी चीज़ें क्या है, वो अपनी मुद्राओं के द्वारा दिखाती हैं। ठीक है, और लोग जो है समझ जाते हैं तुरंत, उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि नृत्यांगना इसमें क्रोध का प्रदर्शन कर रही है अपने नृत्य के माध्यम से।
ठीक है। तो उसी तरह से प्रतीकात्मक क्रियावाद जो होता है वो हर चीज़ का एक प्रतीक होता है। देखिए, कोई संस्था होती है तो उसका एक प्रतीक होता है, ठीक है, उसका एक लोगो होता है। उसी तरह से हर चीज़ का एक प्रतीक होता है और प्रतीक के माध्यम से लोग समझ जाते हैं। हम कोई चीज़, हमने सामान खरीदा तो उसमें हम क्या देखते हैं, हॉलमार्क देखते हैं, ठीक है। तो उसमें हम चीज़ें देखते हैं और उससे समझ जाते हैं कि हाँ, ये चीज़ जो है ब्रांडेड है, ठीक है। तो हर चीज़ का एक प्रतीक होता है और उस प्रतीक के माध्यम से हम चीज़ों को समझते हैं। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या है? जब हम प्रतीक के माध्यम से अंतःक्रिया करते हैं, सामने वाले व्यक्ति को हमको कुछ बताना है तो हमने क्या किया, प्रतीक के माध्यम से बताया, ठीक है। कुछ अच्छा लगा हमको कोई चीज़ तो हमने लाइक के लिए अंगूठा ऊपर कर दिया, तो लोग समझ गए कि हाँ हाँ, इसका मतलब ये है। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या है? प्रतीकों के माध्यम से जब हम चीज़ों को व्यक्त करते हैं और उस प्रतीक का जो अर्थ है वो मैं भी जानती हूँ और सामने वाला व्यक्ति जिसको मैं अंतःक्रिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ वो भी जानता हो, तभी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सफल होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात कि प्रतीकात्मक अंतःक्रिया लोगों को पता कैसे होती है, ठीक है। ये सामाजिकरण के द्वारा, हम जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तभी उनको समझा दिया जाता है कि ये भगवान जी है, भगवान जी की मूर्ति है, ये शनिदेव जी की मूर्ति है तो ये इनकी मूर्ति है, वो उनकी। बच्चों को ही छोटे छोटे सिखा दिया जाता है, छोटे से ही, ठीक है। हर चीज़ का जो प्रतीक है उसको हम बच्चे जब छोटे रहते हैं तब से, मतलब सामाजिकरण के द्वारा, समाज के नियमों के माध्यम से, क्योंकि एक ही प्रतीक है और सभी लोग, समाज के सभी लोग उसका समान अर्थ लगाते हैं और समान अर्थ तभी लगाएंगे जब सामाजिकरण के माध्यम से सभी को सिखाया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, प्रतीक के जो अर्थ होते हैं वो सामाजिकरण के माध्यम से हमको बचपन से ही सिखा दिया जाता है और फिर हम उन्हीं प्रतीकों के माध्यम से अंतःक्रिया करते हैं। ओके, देखिए, अंतःक्रिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया सांकेतिक अंतःक्रिया का वो ब्लूमर थे, ठीक है। जबकि मीड के विचारों में सबसे पहले अंतःक्रियावाद झलकता है। सबसे पहले अंतःक्रिया की बात की थी, लेकिन उसका नाम अंतःक्रिया है, सांकेतिक अंतःक्रिया है, सॉरी, उसका नाम सांकेतिक अंतःक्रिया है। ये बात किसने बोली? ब्लूमर ने उसका नाम रखा। जबकि मीड ने अंतःक्रिया की बात की अपने थियरी में, उन्होंने वो चीज़ दी हुई है। तो यदि ये पूछा जाए कि सबसे पहले सांकेतिक अंतःक्रियावाद शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वो ब्लूमर हो जाएंगे। और यदि ये पूछे कि सबसे पहले अंतःक्रिया किसने दिया, तो वो हो जाएंगे मीड, ठीक है। तो मीड को ही अंतःक्रियावाद का जनक, सांकेतिक अंतःक्रियावाद का जनक मीड को बोला जाता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। फिर देखिए, मीड की पुस्तक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। ये सांकेतिक अंतःक्रियावाद के विचार संबंधी इनकी बुक है। इसमें उन्होंने माइंड, मस्तिष्क, स्व और समाज तीनों के बारे में बताया हुआ है। उसको हम आगे अच्छे से डिटेल में बताएंगे। देखिए, अंतःक्रियावाद में सामाजिक उत्तेजना का अधिक महत्व होता है और इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, वो कुछ ऐसी क्रियाएं करता है, कुछ ऐसा संकेत देता है कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा पैदा होती है उसका अर्थ जानकर प्रत्युत्तर देने की। इसी तरह से संकेतों के माध्यम से क्रिया प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। और ये उत्तेजना दो प्रकार की होती है। कौन कौन? देखिए, मीड ने भाषा द्वारा व्यक्ति के अंतःक्रियाओं की बात की। यानी हम जो भाषा बोलते हैं, भाषा में क्या है, अगर किसी को डांटना हुआ तो हम तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, हमारी आंखें बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। और फिर किसी को प्रेम से बात करना हुआ तो उसके प्रति कुछ और टोन निकलता है हमारे गले से, ठीक है। तो चीज़ एक ही होती है, तो उसका हम जो स्वरों का प्रयोग करते हैं वो भी एक संकेत होता है, ठीक है। तो भाषा द्वारा अंतःक्रियाओं की बात की उन्होंने कि भाषा द्वारा किस प्रकार से हम संकेत देते हैं और संकेत का एक अर्थ होता है सामने वाले व्यक्ति के प्रति, और वो अर्थ हम कैसे सीखते हैं? सामाजिकरण के द्वारा, ठीक है। इन्होंने माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक में मस्तिष्क, समाज और स्व की विवेचना की है। इन्होंने मनुष्य को एक सांकेतिक प्राणी माना और कहा कि मनुष्य संकेतों द्वारा नियंत्रित होता है। देखिए, मनुष्य को सांकेतिक प्राणी किसने कहा? मीड ने कहा। ये कोटेशन भी आ सकता है, याद रखिएगा। और मनुष्य संकेतों द्वारा नियंत्रित होता है। मैंने आपको बताया था कि सामाजिकरण के द्वारा संकेत जो होते हैं वो हमको सिखा दिए जाते हैं, उसके अर्थ हमारे बिल्कुल रूह में हमारे चली जाती है कि हम अचेतन अवस्था में भी जानते रहे कि हाँ, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है और उसके द्वारा व्यक्ति नियंत्रित भी होता है, क्योंकि वो सामाजिक नियंत्रण के माध्यम भी बन जाते हैं, ठीक है। जैसे मूर्ति है तो मंदिर में हमको चप्पल पहन के नहीं जाना है, ठीक है। तो वो एक नियंत्रण ही हो गया ना, वो चीज़ें हमको बचपन से सिखाई गई हैं। वो एक संकेत होता है। मूर्ति जो होती है, जो मंदिर होता है, वो एक संकेत, सांकेतिक अंतःक्रियावाद होता है उसमें। जैसे हमने कोई मंदिर देखा तो हमने तुरंत अपने उनको क्या किया? प्रणाम किया, दूर से ही किया।
तो क्या कि ये संकेत होता है ना, सामने वाला व्यक्ति समझ गया कि इसका मतलब ये है। ठीक है, तो जो चीज़ें होती हैं बचपन से ही सामाजिकरण के द्वारा हमको सिखा दिया जाता है संकेत, और उसका अर्थ बता दिया जाता है, और वो अर्थ समाज के सभी लोग लगाते हैं क्योंकि उनको भी सामाजिकरण के द्वारा ये चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर आगे देखते हैं, उन्होंने मस्तिष्क की बात की। मनुष्य और जानवरों के मस्तिष्क की विवेचना करते हुए मीड ने बताया कि मनुष्य और जानवरों के मस्तिष्क में गुणात्मक अंतर है। मानव मस्तिष्क अधिक विकसित होता है और भंडारण क्षमता भी ज़्यादा होती है। देखिए, मनुष्य का मस्तिष्क बहुत विकसित होता है और मनुष्य जो है अपने मस्तिष्क से बहुत कुछ करता है, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि मनुष्य का मस्तिष्क ज़्यादा विकसित होता है, इसलिए ये उच्च कोटि के संकेत का उपयोग करता है। ठीक है, जानवर तो केवल आवाज़ निकालते हैं और एक दूसरे से आंखों से देखकर इस तरह से संकेत देकर बातें कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो अलग अलग प्रकार के संकेत यूज़ करता है। ठीक है, देखिए, मानव और जानवर दोनों ही प्रतीकों का निर्माण करते हैं, मैंने आपको बताया था, लेकिन जो मानव होता है वो उच्च कोटि के संकेत यूज़ करता है। ठीक है, उसमें अब कलर भी यूज़ करेगा कि रेड कलर है तो खतरा है, ग्रीन कलर है तो खतरा नहीं है। ठीक है, इस तरह से वो बहुत से उच्च कोटि के संकेत यूज़ करता है। अब तो कोडिंग यूज़ होने लगी है, जैसे कोई परमाणु बम बना या फिर कोई बड़ा वैसा कुछ अचीवमेंट हुआ तो उसका एक कोड बना दिया जाता है, और वो कोड बहुत कम लोगों को पता होता है जो बहुत ख़ास होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए चीज़ें जो होती हैं वो लीक नहीं हो पाती। तो हर चीज़ को प्रतीकों के माध्यम से, अब तो कोडिंग सिस्टम जब से शुरू हुआ है उत्तर औद्योगिक समाज में, ठीक है, तब से क्या हुआ, हर चीज़ में कोडिंग आ गई है। लोग चैटिंग भी करते हैं तो उसको कोड के रूप में करते हैं कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति समझ जाए। तो ये होता है प्रतीकों के माध्यम से अब अंतःक्रिया होती है। लोगों के पास इतना बड़ा मैसेज लिखने का टाइम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, इमोजी भेजने लगते हैं, तो वो भी प्रतीक होता है। प्रतीकों की जटिल व्यवस्था ही भाषा कहलाती है। तो जो प्रतीक होते हैं वो भी भाषा कहलाती है, वो उसकी जो जटिल व्यवस्था होती है वो। ठीक है, और ये सामाजिकरण का एक सशक्त माध्यम है, सामाजिक अंतःक्रिया का एक सशक्त माध्यम होता है। और देखिए, भाषा जो होती है वो जैविक ही नहीं होती, वो क्या होती है, वो सामाजिक होती है। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कूट वाले में कि भाषा जैविक होती है कि सामाजिक, तो भाषा याद रखिएगा ये सामाजिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो उस समय हमको भाषा नहीं आती रहती। यदि जैविकी होती तो हमको भाषा आती रहती, लेकिन उस समय नहीं आती। वो धीरे धीरे हम समाज के द्वारा, सामाजिकरण के द्वारा सीखते हैं, और यही कारण है कि भाषा जो होती है वो सामाजिक होती है, समाज के लोगों द्वारा हमको दी जाती है। ठीक है, फिर देखिए समाज, मस्तिष्क की बात तो हो गई, अब समाज की बात करेंगे। समाज सदैव व्यक्ति की रचनात्मकता से प्रभावित होता है, और व्यक्ति सदैव समाज के संकेतों, नियमों और प्रतीकों से प्रभावित होता है। देखिए, व्यक्ति और समाज, ठीक है, व्यक्ति जो है वो अपनी बुद्धि, रचनात्मकता का प्रयोग करते हुए समाज को प्रभावित करता है। वो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग नाम दे देगा, अलग संकेत दे देगा, और उससे क्या होगा, समाज के चीज़ें बदल जाएंगी, उसके अर्थ बदल जाएंगे। ठीक है, और समाज जो है वो अपने नियमों को व्यक्ति को सिखाता है कि तुमको इसका मतलब ये है, इसका अर्थ है। मतलब ये व्यक्ति जो है वो संकेत बनाया समाज के लिए, और समाज ने अपने संकेतों को सिखा दिया। तो दोनों ही क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है केवल, और ऐसा ये भी नहीं कि केवल समाज महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को समाज के नियमों को बचपन से ही सिखाया जाता है सामाजिकरण के माध्यम से, और व्यक्ति जो होता है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए क्या करता है, समाज के नियमों में चेंज लाता है, रचनात्मकता के द्वारा समाज में परिवर्तन लाता है, प्रतीकों के अर्थ को बदल सकता है वो। ठीक है, ढेर सारे लोग जब चाहें तो ये चीज़ होती है। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। देखिए, प्रकारवादियों की आलोचना की है मीड ने, क्योंकि प्रकारवादी मानते हैं कि व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय स्व होता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रकारवादी और संरचनात्मक प्रकारवादी मानते हैं कि व्यक्ति बिल्कुल रोबोट की तरह है, जितना प्रोग्राम उसमें फिट किया जाएगा उतना ही रोबोट काम करेगा। उसी तरह से व्यक्ति को समाज द्वारा जितने कार्यों का निर्देश मिला है व्यक्ति उतना ही कार्य करेगा, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा। ये बात प्रकारवादी और संरचनात्मक प्रकारवादी मानते हैं। ठीक है, तो इसकी आलोचना करते हुए मीड ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यक्ति अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करते हुए प्रतीकों के अर्थ को बदलता है, समाज की संरचना को धीरे धीरे बदल सकता है। इसलिए व्यक्ति जो है वो क्या है, वो एक बुद्धिमान सृजनशील प्राणी है। ठीक है, वो चीज़ों की व्याख्या, पुनर्व्याख्या करके उसका एक नया रूप दे देता है किसी भी चीज़ का।
ठीक है, जैसे पहले विकलांग को दिव्यांग को विकलांग बोला जाता था, ठीक है। तो अभी तो हम पूरी तरह से सामाजिकृत नहीं हुए, क्योंकि हमको वो चीज़ें केवल बताई गई हैं ऑफिशियली, वो हमको सामाजिकरण के माध्यम से नहीं सिखाया गया है। लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जो बच्चे हैं, उनको तो शुरू से ही दिव्यांग शब्द ही हर जगह पढ़ने सुनने देखने को मिलेगा। तो वो क्या करेंगे, वो विकलांग कभी बोल ही नहीं सकते, वो हमेशा दिव्यांग बोलेंगे, ठीक है। तो प्रतीक के जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं और सामाजिकरण के माध्यम से वो चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। अब तो देखिए व्हाट्सएप पे जो चैटिंग होती है सब कुछ प्रतीक से हो रहा है, हर चीज़ मतलब अब प्रतीक इम्पॉर्टेंट हो गया है। कोई भी छोटी सी भी संस्था ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है तो पहले उसका लोगो बनाया जाता है अच्छा सा, ठीक है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो होते हैं उसके भी लोगो बनते हैं, ओके। तो फिर देखिए किडमोर ने मीट के सिद्धांत को आकर्षक समाजशास्त्र कहा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है, सीधा प्रश्न बनता है, ठीक है। स्व के बारे में मीट के क्या विचार हैं देख लेते हैं। अंतरीकृत वस्तु एवं तथ्य जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है, ठीक है, स्व कहलाता है। देखिए कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है ऐसी जो सामाजिकरण के माध्यम से हमें उसका अर्थ बताया गया है, और जो अर्थ मैं लगाता हूँ सामाजिकरण के द्वारा वही अर्थ समाज के सभी लोग लगाते हैं। यदि ये चीज़ें होती हैं तो क्या होता है, वो स्व है, ठीक है, वो सामाजिकृत स्व है। अभी मैं आपको बताऊंगी स्व के दो रूप हैं। इन्होंने स्व के दो रूप बताए हैं, एक जैविकी स्व, दूसरा है सामाजिक स्व। यानी बच्चा जब जन्म लेता है, जब उसको समाज के नियमों के बारे में नहीं पता होता तो वो क्या है, वो जैविकी स्व है। लेकिन जब उसको समाज के नियमों के बारे में अच्छी तरह से पता हो जाता है तो वो सामाजिकृत स्व हो जाता है, जब उसका समाजीकरण हो जाता है तब, ठीक है। उसको डिटेल में देखिए मीड ने स्व के दो रूप बताए, पहला है अविकसित स्व, दूसरा है विकसित स्व। तो आई जो होता है वो क्या है, वो अविकसित स्व है, जैविकी स्व है, ठीक है। उसका सोच विचार दृष्टिकोण सब अलग होता है। जैसे कोई बच्चा होता है वो हमेशा जो है प्रश्न पूछता रहता है कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक है, तलाक क्या होता है, शादी क्या होती है। किसी के मुँह से कुछ वर्ड उसने सुना तो उसने तुरंत बताया कि इसका मतलब क्या होता है। तो बच्चे जो है अक्सर क्वेश्चन पूछते रहते हैं क्योंकि उनको पता नहीं, उनका जैविकी स्व है अभी। वो धीरे धीरे लोगों के संपर्क में आएंगे, लोग बताएंगे हाँ बेटा इसका मतलब ये होता है। तो धीरे धीरे वो चीज़ें सीखते जाएंगे और एक दिन क्या होगा, वो मी में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। वो मी में बदल जाएंगे, यानी वो सामाजिकृत स्व हो जाएंगे। समाज के दूसरे लोगों की ही तरह वो भी समाज के नियमों को जानने लगेंगे, ठीक है। तो इसको और अच्छे से देखते हैं। मी का मतलब है कि जो मैं सोचती हूँ, जो मेरा विचार है, जो मेरा दृष्टिकोण है, वो चीज़ें मी हो गई। और आई का आई है, ये आई है, मैं क्या सोचती हूँ, ये जैविकी रूप जो है वो आई है। मी है सामाजिकृत स्व है, यानी समाज के नियम क्या है, समाज के लोग क्या हैं, समाज का क्या नियम कानून है और किन किन चीज़ों का हमको पालन करना चाहिए। इन सब चीज़ों का जब ज्ञान हो जाता है, व्यक्ति परिपक्व होकर अच्छे से व्यवहार करने लगता है तो वो मी बन जाता है, ठीक है। अब जैसे कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसको बहुत भूख लगी है और उसका मन कर रहा है कि हम बस जाएं और तुरंत सामने की जो दुकान है उससे झपट्टा मार के हम चीज़ें खा लें, ठीक है। लेकिन उसका जो मी होता है, जो सामाजिकरण, समाज के बारे में उसको बताया जाता है, फिर वो चीज़ें उसको रोक लेती हैं, ठीक है। वो चीज़ बोलती है नहीं नहीं आपको नहीं जाना चाहिए, समाज के लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ होता है। इसलिए अपराध जो होते हैं ज़्यादातर, जो साइको किलर होते हैं, वो ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जिनका सामाजिकरण अच्छे ढंग से नहीं हो पाता, क्योंकि वो आई में जीते रहते हैं, ठीक है। वो मी में नहीं जीते, वो आई में जीते हैं। और यही कारण है जो बहुत खूंखार अपराधी होते हैं उनको समाज से कोई मतलब नहीं, वो अपने ही दुनिया में व्यस्त हैं और जो सोचते हैं, जो उनका दृष्टिकोण है उसी को वो सही मानते हैं, बाकी नहीं मानते सही। और यही कारण है कि मी से दूर रहे हैं वो, और वो खूंखार अपराध को अंजाम दे देते हैं, ठीक है। इसमें देखिए ये भी है कि जैविकी स्व वह समाज के नियमों को नहीं जानता, ठीक है। जबकि मुझे जो होता है, ठीक है, एक तो है मैं, दूसरा है मुझे। जो आई होता है इसको मैं बोलते हैं और मुझे मतलब मी, ठीक है। मी जो होता है वो समाज के नियमों के अधीन रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो मी हो गए, यानी जिन्होंने सामाजिकरण के द्वारा चीज़ों को सीख लिया है। और आई वो हो गए जो अभी तक चीज़ें नहीं सीखे हैं और वो अभी क्या है, बच्चे हैं, अपरिपक्व स्व हैं वो, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है वो आई है, वो ढेर सारे मुझे में घिरा रहेगा, ठीक है, ढेर सारे मुझे में, क्योंकि उसके चाचा मामा दादा पापा और उसके स्कूल के बच्चे और उसके और भी पास पड़ोस के लोग, ठीक है, उसके मित्र रिश्तेदार जितने लोग भी हैं सब मुझे ही तो हैं, कोई मैं नहीं है,
ठीक है। फिर ये सारे मुझे लोग क्या करेंगे, इस पर प्रभाव डालते हैं। ये प्रश्न पूछता है, सब उत्तर देते हैं, और जो चीज़ें नहीं होती तो क्या हो, सामने देखकर वो चीज़ों को सीखते जा रहे हैं। इन सभी के प्रभाव से ये धीरे धीरे क्या होगा, ये तो सीख रहा है सब कुछ, इनसे भी ले रहा है, इनसे भी ले रहा है, इनसे भी ले रहा है, सभी मुझे से वो ले रहा है, तो क्या वो एक परिपक्व स्व बन जाता है। ठीक है। वो क्या करेगा, सारे मुझे से वो चीज़ें सीखते सीखते एक दिन वो मुझे बन जाएगा, यानी वो परिपक्व स्व बन जाएगा, वो समाजीकृत स्व बन जाएगा। वो भी समाज के नियमों के बारे में, समाज की चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जानने लगेगा, जितना कि दूसरे लोग जानते हैं। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे मुझे लगता है। देखिए, मीड ने स्व के विकास के 3 चरण बताए हैं। 2 पहलू तो हैं, और जो क्या आई और मी जो है वो 2 पहलू हैं, और जो चरण होते हैं कि किसके बाद कौन सा चरण आता है, एक बच्चा कैसे स्व का विकसित रूप अपने अंदर लाता है, वो चीज़ें हैं। पहला है प्रारंभिक अवस्था, यानी इनिशियल स्टेज। इसमें 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे आते हैं, और बच्चा जो होता है संकेतों को ग्रहण करता है धीरे धीरे। इसमें देखिए, बच्चा जो होता है उसको बहुत ही सबसे कम जानकारी होती है समाज के बारे में। ठीक है। 2 वर्ष के बच्चे से हम बहुत कल्पना नहीं कर सकते कि उसको समाज के बारे में सब कुछ पता हो। और इसमें सबसे अविकसित स्व होता है, वो क्या करता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोता है, और ठीक है, ज़मीन पे लोटने पोटने लगता है। ठीक है। जैसे उसको खिलौना चाहिए तब भी वो लोटने लगा। ठीक है। किसी ने मार दिया तब भी, तो मतलब उसको ठीक से पता नहीं होता कि चीज़ें उसके सामने क्लियर नहीं होती। ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने बताई है कि इसमें बच्चा जो है संकेतों को ग्रहण करता है, और संकेतों के द्वारा लोगों को क्या करता है, बताता है अपनी चीज़ें। ठीक है। जैसे किसी बच्चे में लोटने की आ गई आदत, वो उसी को बार बार यूज़ करेगा अपनी बात को मनवाने के लिए। कोई रोता है, उसको खिलौना चाहिए, रोने लगा, किसी ने मार दिया फिर रोने लगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो उस संकेत का बार बार प्रयोग करके अपनी बातों को मनवाता है। इसमें बच्चा संकेत को तो जानने लगता है, ठीक है, लेकिन उसको और भी चीज़ों की जानकारी नहीं होती। फिर देखिए, खेल अवस्था दूसरा है, प्लेइंग स्टेज जो होता है। इसमें 3 से 7 वर्ष के बच्चे आते हैं, और इसमें जो बच्चे का व्यवहार होता है वो बहुत ही अनियमित होता है। यानी बच्चा क्या करता है, वो भूमिका ग्रहण के द्वारा चीज़ों को सीखता है। चोर पुलिस खेल रहे हैं, तो उसमें एक बच्चा चोर बनता है, दूसरा पुलिस बनता है। वो बिल्कुल पुलिस की तरह व्यवहार करता है उस समय, और जो चोर है वो क्या करेगा, चोर की तरह व्यवहार करेगा। उसी तरह से लड़कियां हैं, वो खाना बनाने का, किचन का गेम खेलती हैं। ठीक है। कोई मम्मी बन गई, तो कोई दादी बन गई, कोई नानी बन गई। इस तरह से क्या होगा, खेल चलता रहता है। अक्सर छोटे बच्चे यही खेल खेलते हैं, भूमिका ग्रहण। तो वो भूमिका ग्रहण के द्वारा चीज़ों को सिखाते हैं, और उनकी जो गुड़िया होती है जिसके साथ वो खेलते हैं, तो उसको वो बिल्कुल असली किरदार की तरह चीज़ों को क्या करते हैं, खेलते हैं वो। ठीक है। तो उनको असली में और नकली में अंतर नहीं पता होता उस समय, और वो क्या करते हैं, पूरा फोकस इसी पे लगाते हैं, बस यही सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है। तो ऐसे ही उनका खेल चलता है, और वो गुड़िया को क्या करते हैं, अपना पार्ट अदा करवाते हैं, और खुद क्या करते हैं, मम्मी का पार्ट अपना अदा करते हैं। इस तरह से सोशल जो नियम होते हैं, सामाजिक नियम जो होते हैं, उसके बारे में उसको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होने लगती है कि हाँ, हमारी मम्मी ऐसी हैं। कोई डॉक्टर बन जाता है, फिर कोई कुछ और बन जाता है। इस तरह से क्या होता है, वो गुड्डे गुड्डे के खेल द्वारा चीज़ों को सीखता है, वो अडॉप्ट तक करता है, वो भूमिका ग्रहण के द्वारा चीज़ों को सीखता है खेल खेल में। ठीक है। फिर देखिए, तीसरे स्तर की बात की, गेम अवस्था। ठीक है। गेम, एक तो प्लेइंग अवस्था था, दूसरा गेम अवस्था है। इसमें 7 वर्ष के बाद बच्चा जो है प्रवेश करता है। तो इसमें देखिए, कितने वर्ष के बाद कौन सा बच्चा किस अवस्था में प्रवेश करता है, मीट के नियम के अनुसार, ये भी याद रखिएगा। ये एग्ज़ाम में मिलान करने वाले में या फिर सीधा प्रश्न बन सकता है। जो जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें मैं मेंशन करती हूँ, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। गेम अवस्था में 7 वर्ष के बाद बच्चा जो है वो प्रवेश करता है, और इसमें क्या है कि व्यक्ति भूमिका ग्रहण और भूमिका पालन में अंतर जानने लगता है। यानी वो जान जाता है कि जो जिस गुड़िया से वो खुद का पार्ट अदा करवा रहा था, वो स्वयं वो चीज़ नहीं है, वो इससे बाहर की कोई चीज़ है। ठीक है। और हम जो मम्मी बन के इसके साथ खेल रहे हैं, वो भी नहीं है, हम इससे बाहर की चीज़ हैं। तो वो जो है रियलिटी में और नकली चीज़ों में अंतर जान जाता है कि ये जो है, ये तो केवल खेल है। ठीक है। तो 7 वर्ष के बाद ये चीज़ें आती हैं गेम अवस्था की, और यही जो है स्व के विकास की सबसे महत्वपूर्ण स्टेज मानी जाती है। यहीं पर व्यक्ति को स्व का विकास उसके लगभग थोड़ा बहुत हो जाता है, और फिर तब से वो समाजीकृत होते होते स्व के बारे में और भी ज़्यादा स्ट्रांग वो होता जाता है। ठीक है। फिर देखिए, उन्होंने स्व के बारे में सामान्यकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य की बात की, किसका प्रभाव होता है स्व पर।
यानी सामाजिकरण में व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में किसका प्रभाव ज़्यादा होता है? देखिए, सामान्यकृत अन्य का मतलब होता है कि वे लोग जिनकी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती, लेकिन वो सिखाते हैं उसे, ठीक है, वो सीखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है ऑफिस गया, ठीक है, कोई स्टूडेंट है स्कूल गया, ठीक है, इस तरह से चीज़ें क्या होती है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्कूल तो आदमी चेंज करता रहता है, लेकिन फिर भी अलग अलग लोगों से जो मिलता है, अजनबी लोगों से भी सीखता है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, सामान्यकृत होते हैं वो लोग दूर के होते हैं, लेकिन वो काफ़ी अच्छा लेसन हमको पढ़ा जाते हैं। कोई संस्था हो गई, किसी हम समूह से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, कुछ समय के लिए ही जुड़े, लेकिन हमको बहुत बड़ा सीख मिल गया, तो ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। सामान्यकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य के रूप में लोग हमें प्रभावित करते रहते हैं। तो जो लोग जिनकी हमारे समाजीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता, लेकिन वो हमें सिखाते हैं नियमों को। किसी ने किसी कारण, किसी ने धोखा देकर सिखाया, तो किसी ने प्रेम से सिखाया, तो किसी ने कैसे सिखाया, लेकिन जो बाहर के लोगों से हम जो मिलते हैं, सोसाइटी में, बाज़ार में मिले हम, किसी ऑर्गेनाइजेशन में मिले, ये सारे लोग जो हैं वो सामान्यकृत अन्य हैं। फिर देखिए, महत्वपूर्ण अन्य क्या है? वे लोग जो व्यक्ति के समाजीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी बच्चा जो है वो पहले किसको देखेगा? माँ बाप को देखेगा, भाई बहन, चाचा ताऊ, नाना नानी, दादा दादी, परिवार में ही उसका 4 से 5 वर्ष बीतता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये उसके महत्वपूर्ण अन्य हो गए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहीं पर सीखता है, इन्हीं लोगों से सीखता है। और बाहर तो वो बाद में, बाहर की दुनिया में कदम वो बाद में रखता है, स्कूल जब जाता है और भी जगहों पर जब जाता है, लेकिन सबसे पहले वो परिवार के इन्हीं लोगों के संपर्क में आता है। और ये महत्वपूर्ण अन्य होते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें सिखाते हैं वो व्यक्ति जो है वो कहीं नहीं सीख पाता, ठीक है। हाथ धोकर खाना खाना है, कोई आ जाए तो उसको ऐसे प्रणाम करना है, ठीक है। सामने जो रखे हैं, जो पत्थर की चीज़ रखी है, ये भगवान है, मूर्ति है, इनके सामने ऐसे हाथ जोड़कर खड़े रहना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या, बच्चे जो है काफ़ी समाजीकरण उनका इन्हीं लोगों के द्वारा हो जाता है। और बाद में जो चीज़ें होती हैं वो तो अनुभव होती है, वो बाद की चीज़ें हैं, लेकिन जो प्रारंभिक, जो इनिशियल, जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमें इन्हीं लोगों के बीच में सिखाया जाता है। अपने हाथ से कैसे खाना खाना है, कौन सी चीज़ को कैसे खाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। स्व के प्रकार देखिए, स्व जो हमारे अंदर विकसित हो जाएगा तो उसमें क्या क्या हमको होता है। संचार जो होता है वो स्व का ही एक माध्यम है, स्व के संचार के ही माध्यम है। तो हम संचार देखिए वही करते हैं जो हमारा व्यक्तित्व होता है, जो हमारा विचार होता है। कोई चोर है तो हमेशा क्या करेगा? चोरी करने वाली बातों को दूसरों को बताना चाहेगा, ठीक है, कि इसमें ये होता है। तो यदि आप उससे बात करेंगे तो उसकी बातों में झलक जाएगा कि ये चोरों के पक्ष में है, ठीक है। तो कोई इकोनॉमिक्स जानता है तो इकोनॉमिक्स की चीज़ें बताएगा, कोई हिस्ट्री जानता है तो हिस्ट्री की चीज़ें बताएगा, ठीक है। कोई गृहिणी है तो कोई न कोई रेसिपी बताएगी जो उसको आती रहेगी। तो उसी तरह से संचार जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होता है। हम जो जानते हैं हम वही संचार करेंगे, जो नहीं जानते वो संचार नहीं कर पाएंगे। तो स्व जो होता है ये व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, ठीक है। फिर देखिए, परिस्थिति का विश्लेषण, यानी कोई परिस्थिति हमारे सामने आई, उसको हम कैसे उस परिस्थिति से दूर हुआ, कैसे हमारी समस्याएं दूर हों, उस परिस्थिति को कैसे हमको मैनेज करना है, ये स्व पर निर्भर करता है। कुछ लोग होते हैं जो बड़ी से बड़ी समस्या को भी क्या करते हैं, आसानी से हल कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं छोटी सी समस्या में ही वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, हमारा स्व कितना विकसित हुआ है उसी तरह से हम परिस्थिति को मैनेज करते हैं, ठीक है। फिर देखिए, आत्मनिर्देशन एवं आत्मनियंत्रण, यानी हमारा जो स्व होता है यही हमको आत्मनियंत्रित करता है, आत्मनिर्देशन देता है। वही हमको बताता है कि नहीं ये काम नहीं करना है, ये काम अच्छा नहीं है, अरे ये काम करना है, ये काम बुरा नहीं है, ये अच्छा काम है, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे हैं जो इस समय नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनका आत्म या फिर स्व यदि विकसित हुआ रहेगा तो क्या करेगा? यदि चेतना रहेगी अंदर तो वो कहेगा नहीं नहीं, आराम करने का नहीं समय है, इस समय पढ़ने का समय है, परीक्षा के बाद हम आराम करेंगे। तो अंदर से जो चेतना आती है, जो अंदर से हमारे अंदर से आवाज़ आती है, किसी चीज़ को देखकर, किसी गरीब को देखा हमने, अंदर से आवाज़ आई कि हमको इसकी मदद करनी है, तो वो क्या हो गया? वो स्व विकसित स्व का प्रकार हो गया। स्वयं के बारे में निर्णय लेना, देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं के बारे में निर्णय नहीं ले पाते। जैसे उनको आर्ट पढ़ना है या फिर साइंस पढ़ना है, इसको सोचने में कई महीने लगा देते हैं, ठीक है। उनको ये करना है या वो करना है, इसको सोचने में बहुत से समय लगा देते हैं, तो उनका जो स्व होता है वो स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है।
फिर देखिए व्यक्तिगत पहचान के बारे में जो स्व होता है अपने बारे में, यानी हम कैसे इंसान हैं, हम दुष्ट हैं कि हम अच्छे हैं, झूठे हैं कि हम सच्चे हैं, ठीक है। इस तरह से हमको क्या पसंद है, क्या क्या नहीं पसंद है, अपने बारे में जब आदमी सब कुछ जान जाता है तो क्या हो गया, पहचान। व्यक्तिगत पहचान के बारे में स्व निर्णय लेना। समस्याओं का समाधान देखिए ये भी स्व पर डिपेंड करता है कि हमारा जो स्व होता है ये समस्याओं का समाधान कैसे करता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, उसी में जूझते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि समस्याओं का समाधान हम कैसे करते हैं, ये भी स्व पर निर्भर करता है। देखिए मीड ने स्व को सृजनात्मक सावयव कहा, ठीक है। सृजनात्मक सावयव मीड ने कहा, तो सृजनात्मक सावयव सीधा प्रश्न बन सकता है कि किसने कहा, तो मीड है, याद रखिएगा। जो सदैव क्रियाशील रहता है, व्यक्ति जो सदैव क्रियाशील रहता है, समाज के नियमों को बनाता है, उसकी व्याख्या पुनर्व्याख्या करता है और एक नया अर्थ बना देता है, तो वो क्या है, सृजनशील है, सदा वो कार्य कर रहा है, ठीक है। मीड ने संकेतों के बारे में क्या कहा, वे तत्व जिनका स्व ने अंतरीकरण कर लिया है, जो एक ही अर्थ के प्रतीक हैं, समाज के सभी सदस्य वही अर्थ लगाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि समाज के सभी सदस्यों को समाजीकरण के द्वारा वे चीज़ें बताई जाती हैं, इसीलिए एक चीज़ का सभी वही अर्थ लगाते हैं। यदि मैं विवाह कहूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहेंगे विवाह का मतलब ये तो पहली बार सुन रहे हैं, ये तो कोई शब्द कभी सुना ही नहीं, आप तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। परिवार का नाम लेते ही तुरंत समझ जाएंगे। उसी तरह से यदि मैं अंगूठा ऊपर करूँ तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि लाइक कर रही हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत से संकेत हैं और वो संकेत जो होते हैं, जैसे ही किसी व्यक्ति ने उस संकेत का प्रयोग किया, बैठे 20 लोग रहेंगे बैठे, तुरंत समझ जाएंगे हाँ हाँ इसका मतलब ये है। तो इसका कारण यही है कि सभी को समाजीकरण के द्वारा उस वस्तु के बारे में वो चीज़ बताई जाती है। सभी को पता है कि लाल रंग जो होता है वो खतरे का प्रतीक है, हरा रंग जो होता है वो क्या है, वो शांति का प्रतीक है, वो खतरे का प्रतीक नहीं। इसका मतलब है कि सभी चीज़ें क्लियर हैं। तो ये बात सभी जानते हैं और ये समाजीकरण के द्वारा बताया गया है। फिर देखिए मीड ने लघु स्तर से बृहद संरचना की तरफ बात की। उन्होंने दो व्यक्तियों के बीच में संकेतों के माध्यम से जो अंतःक्रिया होती है वहाँ से शुरू होते 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 फिर एक पूरे बृहद सोसाइटी की बात की, किस तरह से ढेर सारे लोग जब सांकेतिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है और समाज क्या है, उसकी रचना होती रहती है। अब इनकी कुछ पुस्तकें हैं और देखिए मीड के बारे में एक चीज़ है कि इन्होंने जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं उस आर्टिकल्स को ज़्यादा पूछा जा रहा है कुछ सालों से, क्योंकि इनकी जो पुस्तकें हैं, ज़्यादा पुस्तकें इन्होंने लिखी नहीं है, 4-5 ही है, तो वो पूछी जा चुकी है कई बार। तो अब इनके आर्टिकल्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उनको भी याद रखना है हमें। अभी हम उसको भी पढ़ते हैं। पहली पुस्तक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, इसको आप जानते ही हैं, ठीक है। फिर है फिलॉसफी ऑफ एक्ट, फिर अगला है द फिलॉसफी ऑफ प्रेजेंट। तो ये तीनों बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए इनकी एक पहली जो बुक थी वो मीड से सैरस लेक्चर था, ये उन्होंने सबसे पहले बुक लिखी थी। उसके बाद उन्होंने दूसरी किताबें लिखी थी और इनके कुछ रिसर्च पेपर है। तो मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम में रिसर्च पेपर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है इस समय, तो हम क्या करेंगे, रिसर्च पेपर को पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से। सजेशन टुवर्ड ए थियोरी ऑफ द फिलोसॉफिकल डिसिप्लिन्स, ठीक है। फिर है सोशल कॉन्शियसनेस एंड द कॉन्शियसनेस ऑफ मीनिंग, ठीक है, ये हो गया। फिर है द सोशल सेल्फ, फिर है साइंटिफिक मेथड एंड द इंडिविजुअल थिंकर। तो ये उनके कुछ रिसर्च पेपर है और ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस है, इसलिए अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो मीड का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को, और मेरे कंटेंट अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको और भी ज़्यादा मिलते रहें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई लेक्चर अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।